जगदलपुर में भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप का तंज, बोले मोहन मरकाम को बहुत अपमानित कर चुकी है कांग्रेस। दीपक बैठ अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं, और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। रबी फसलों की थ्रेशिंग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पशु के गर्मी आने की पहचान करने की जरूरत। किसान भाइयों, रबी फसलों की कटाई गहाई का कार्य जोरों से चल रहा है और किसान भाई इन फसलों की गहाई का कार्य थ्रेशर से करते हैं, जिससे फसलों की गहाई करने में समय और खर्च दोनों की बचत होती है। लेकिन किसानों को फसलों की थ्रेशिंग करते समय कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। इस बारे में अपने सुझाव साझा कर रहे हैं ग्राम मुसौदा, जिला सागर के प्रगतिशील किसान रविकांत आचवल। अभी दलहनी फसलों की कटाई का सीजन है, दलहनी फसलें कट रही हैं और देश को दलहन की ज़्यादा आवश्यकता भी है। पहले खलियान वगैरह होती थे, फसलों को अपन खलियान में ले जाते थे, पर अब जब थ्रेशर के नए मॉडल आ गए हैं तो फसल को खलियान में नहीं ले जाना पड़ता, थ्रेशर खेत में ही चल जाती है और अपन उसकी गहाई कर लेते हैं और दाने निकाल लेते हैं। इसलिए नई आधुनिक थ्रेशर बहुत ज़रूरी हो गई है। थ्रेशर जो है एक ऐसा इक्विपमेंट है कि जिससे पहले दाएं होती थी, फिर उदई बनाई जाती थी, वो उड़ा हुआ जाता था, वो सब काम एक ही बार में हो जाता था। और अलग अलग फसलों के लिए एक ही थ्रेशर रहती है, पर जाली बदलना पड़ती है, जालियाँ बदल के अपन काम कर लेते हैं। थ्रेशर से बहुत सारा काम कम समय में हो जाता है। दिन भर में लगभग 100 क्विंटल चना या मसूर आप इससे निकाल सकते हो। दूसरी बात क्या है कि पहले खलियान होता था तो अपन खलियान लीप लेते थे गोबर से, और वहाँ अपन सब फसल रखते थे। अब खलियान होते नहीं हैं तो अपन क्या करते हैं, जहाँ थ्रेशर करते हैं वहाँ फट्टी बिछा लेते हैं, वो फट्टी पे थ्रेशर करते हैं, जिससे दाने वाने गिरे तो वो फट्टी पे ही गिरे। किसान फसलों की कटाई गहाई के कार्य में जुटे हैं और किसान फसलों की गहाई का कार्य थ्रेशर से करते हैं। ऐसे में हमारे किसान भाई थ्रेसिंग करते समय कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसमें दुर्घटना होने का डर बना रहता है। तो आपको चाहिए कि थ्रेसिंग करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, ताकि किसी भी प्रकार की होने वाली संभावित हानि से बचा जा सके। थ्रेशर चलाने के पहले बहुत सारी सावधानियां बरतना पड़ती हैं। जब थ्रेशर को भी चेक करना पड़ता है कि वो कम ज़्यादा संख्या रहती है, दलहनी फसलों के लिए कम और सीरियल्स के लिए ज़्यादा।
तो वो चेक करना पड़ती। थ्रेसर को ट्रैक्टर से जोड़ने के लिए एक शाफ्ट लगाई जाती है। उस शाफ्ट में 2 जॉइंट रहते हैं। वो 2 जॉइंटों को थ्रेसर चलाने के पहले चेक करना पड़ता है, उनको ग्रीसिंग करना पड़ती है। उसमें बहुत सारे 8 दूनी 16 बोल्ट रहते हैं, वो भी चेक करना पड़ते हैं कि अपन खेत पे जाएं वो खुल ना जाएं। थ्रेसर में 2 जगह फैन बेल्ट रहते हैं, एक छन्ने को चलाता है, एक थ्रेसिंग ड्रम को चलाता है। तो वो जो फैन बेल्ट है वो भी टाइट होना ज़रूरी है। अगर वो लूज़ है तो ट्रैक्टर पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, वो काम नहीं होगा। और अगर छन्ने का फैन बेल्ट लूज़ है तो छन्ना चलेगा नहीं, गल्ला आपका साफ नहीं होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि ये दोनों फैन बेल्ट टाइट किए जाएं। तीसरी बात ये है कि जो ट्रैक्टर और थ्रेसर का लेवल है पीटीओ शाफ्ट के हिसाब से सही होना चाहिए। थ्रेसर बंद करते हैं तो उसको साफ कर लेना चाहिए। अगर दूसरी फसल में अपन थ्रेसर लगाते हैं तो कंटिमिनेशन ऑफ सीड नहीं होना चाहिए, सीड एक दूसरे में मिल जाएगा तो फसल खराब हो जाएगी अगली। दूसरी बात क्या है कि बीज के साइज के हिसाब से छन्ने भी बदलना चाहिए। कई लोग छन्ने नहीं बदलते हैं और चला देते हैं, बाद में घर पे साफ करना पड़ता है, उसमें बहुत तकलीफ होती है। फिर उसके बाद में ट्रैक्टर का आरपीएम और थ्रेसर के आरपीएम को मैच करना पड़ता है कि कितने ट्रैक्टर के आरपीएम में थ्रेसर के सही आरपीएम आएंगे। वो खाली चेक करना पड़ता है, वो ड्राइवर कर लेता है। जहां तक संभव हो थ्रेशर को कभी भी ट्रांसफार्मर या बिजली के तारों के नीचे ना लगाएं। खलिहानों में धूम्रपान बिल्कुल ना करें और ना ही किसी को ऐसा करने दें। आग से दुर्घटना की रोकथाम के लिए खलिहान में बालू का ढेर तथा बाल्टियां आदि रखें। यदि व्यक्ति ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो या सीधे ट्रैक्टर की ट्रॉली से ही फसल को थ्रेसर में डाल रहा हो तो वह हाथों के अलावा कभी कभी पैरों से भी फसल को अंदर ढकेलता है। फसल के अचानक अंदर प्रवेश करने पर हाथ या पैर का अंदर जाना स्वाभाविक ही है, तो फसल को पैरों से अंदर ढकेलने की कोशिश ना करें। जब थ्रेसर को बेल्ट पुली का उपयोग करके ट्रैक्टर या अन्य किसी शक्ति स्रोत से चलाया जाता है तब घूमने वाले कलपुर्जों को लकड़ी के फ्रेम में या लोहे की जाली से ढककर रखें अथवा विशेष सावधानी बरतें। और बाकी बहुत सारी सावधानियां हैं कि जो अपना मजदूर काम कर रहे हैं वो नशे में ना हो, वो स्वस्थ दिमाग से काम करें, सिस्टमेटिक काम करें और वो रात की जगह ना हो। अगर रात का जगह मजदूर दिन में काम करता है तो दुर्घटना की संभावना ज़्यादा रहती है। भूसा बहुत उड़ता है, अगर उल्टी दिशा में हवा चलती है तो थ्रेसर को बंद कर देना चाहिए, मजदूरों को भूसा न जाए। वैसे मजदूर मास्क लगा के रखते हैं, टाइट कपड़े पहन के रखते हैं, लूज कपड़ा थ्रेसर में अलाउ बिल्कुल नहीं है। और अगर भूसा पास में गिर रहा है तो उसमें सिस्टम है, वो पंखी उठा दो तो वो दूर जाने लगता है, जिससे मजदूरों को तकलीफ नहीं होती। में एक बेस प्लेट रहती है जिस पे आदमी चढ़ जाते हैं तो और क्रॉप को अंदर डालते हैं। वो बेस प्लेट चेक करना भी जरूरी है कि ऐसा ना वो टूट जाए और मजदूर नीचे गिर जाए। वैसे ISI थ्रेसर में सब तरह की सावधानियां रहती हैं। उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी घूमते हुए पार्ट्स में किसी आदमी के कपड़े या हाथ न फंस पाए। पर कभी कभी किसी कारणवश अति उत्साह में मजदूर दुर्घटना कर देता है, उसके लिए ड्राइवर पास ही बैठा रहता है, वो उस दुर्घटना को रोकने में सक्षम रहता है और उसके हानि को कम करने में भी सक्षम होता है। और दूसरी बात क्या है कि क्या होता है कभी कभी गीली हो या कुछ ऐसी चीज़ हो या कम स्पीड से लोग डालें तो दाने फेंक जाते हैं बाहर भूसे के साथ, तो वो भी ध्यान रखना है कि मजदूर एक साथ फसल डाले और ट्रैक्टर की एक स्पीड हो जिससे दाने बाहर न फेंकें और किसान को नुकसान कम से कम हो। अपन जब फसल कटवाते हैं या थ्रेसर करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि बिजली के तार ऊपर से न गए हों। अंदर चलने की स्थिति में उससे चिंगारी निकलती, आग लगने का डर रहता है। और जो लोग बिजली की थ्रेसर चलाते हैं उनको ये ज़रूरी कि वो जो तार लाए हैं वो कटे पिटे ना हो, अर्थ हो प्रॉपर सही हो, जिससे मजदूर को करंट भी नहीं लगे, फसल को भी नुकसान ना हो और अपना काम समन्वय से चलता रहे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भाजपा मां भारती संविधान और राष्ट्र के लिए समर्पित। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी, सुंदरकांड की चौपाई के जरिए दिया देश को संदेश। संसद का बजट सत्र संपन्न। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों के साथ की शिष्टाचार बैठक। पीएम हुए शामिल।
दिल्ली में विपक्षी सांसदों ने निकाला मार्च। संसद से विजय चौक तक निकाला गया तिरंगा मार्च। सोनिया गांधी के अलावा कई नेता। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रदेश के अधिकतर किसान गाय और भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन उनको पशुओं की गर्मी में आने के लक्षणों की पहचान नहीं होती, जिसकी वजह से सही समय पर गर्भाधान कराने से चूक जाते हैं और उनकी गाय या भैंस खाली निकल जाती है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सक विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर अभिषेक बिसेन। पशुओं को गर्मी के जो लक्षण होते हैं, ग्रामीण अंचल इलाकों में हमें पता नहीं होता है कि इसके क्या लक्षण हैं कि जानवर गर्मी में आया है कि नहीं आया है। इसके लिए हम आपको कुछ सेलिएंट पॉइंट, जो छोटे छोटे बिंदु हैं, मुख्य बिंदु हैं, उसके बारे में बताएंगे। पहला है कि जब पशु गर्मी में आता है, पहला लक्षण जो है कि जब पशु गर्मी में आता है तो वो आवाज़ करना चालू करता है, जिसको बोलते हैं रंभाना, चिल्लाना चालू करता है। दूसरे लक्षण हैं कि बगल वाले जानवर, अगर झुंड में जानवर हैं तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तीसरे लक्षण हैं कि पशु के योनि द्वार से सफ़ेद झिल्लीदार, एकदम सफ़ेद द्रव तरल पदार्थ निकलता है, जो कि नीचे तक आता है, उसके घुटनों के बराबर तक, जिससे हम देख के यह पहचान कर लेते हैं कि जानवर गर्मी में आया हुआ है। तीसरी पहचान है कि इसके योनि द्वार में सूजन दिखाई देती है, सूजन से भी पता चल जाता है कि जानवर गर्मी में आया हुआ है। छठवीं चीज़ इसकी यह है कि अगर जानवर गर्मी में है तो वो अपने ऊपर बगल वाले साथी के साथ माउंटिंग करने के लिए अलाउ करता है। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसके आधार पर हम बताते हैं कि जानवर गर्मी में आया हुआ है। किसान भाइयों, भैंस में गर्मी के लक्षण बहुत हल्के होते हैं। इनकी तुलना गाय से नहीं करनी चाहिए। लक्षण यदि ठीक प्रकार से पहचान में नहीं आ रहे हैं तो डॉक्टर से जांच करा लें। इसके अलावा यदि डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो आप इस गर्मी को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इस गर्मी की तारीख कहीं पर लिख कर रख लें और 20 से 22 दिन बाद यदि ये लक्षण फिर आते हैं तो यह समझें कि भैंस निश्चित रूप से गर्मी में है। भैंस को अवश्य गाभिन कराएं। इसके लिए हम और भी कुछ चीजें हैं जिसको हम यूज में ला सकते हैं। पहली चीज है, कभी कभी हम इसमें गर्मी के लक्षण पहचानने के लिए पशुओं में हम कुछ डिवाइस का यूज़ करते हैं। जैसे एक होती है प्रेशर डिवाइस, जिसमें जब कोई जानवर एक दूसरे जानवर के ऊपर माउंट करता है तो उसमें आवाज़ आती है। एक डिवाइस हो गई। दूसरी डिवाइस हो गई, कुछ हम पेंटिंग कर देते हैं टेल पे उसके, जिसके कि जो जानवर माउंट करता है उसके ऊपर छप जाता हो कलर, जिससे हम ये पता कर लेते हैं कि जानवर गर्मी में है। इसके अलावा हम कुछ वैक्सोटमाइज्ड बुल, जिसके हम वैक्सोटॉमी को बांध देते हैं, लाइगेट कर देते हैं या सर्जरी द्वारा उसको हम काट देते हैं, जिससे कि उसमें एज ए टीजर बुल की तरह यूज़ करते हैं और जानवर गर्मी में है इसका पता कर लेते हैं। कुछ भैंसों में शांत मद के कारण गर्मी के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, परंतु गर्मी आने से 3 से 4 दिन पहले तक उसके थन दूध से भरे दिखाई देते हैं। इसे डोका कहते हैं। आमतौर पर डोका इस बात का सूचक माना जाता है कि भैंस गर्मी में आने वाली है। यदि डोका करने के 3 से 4 दिन बाद भैंस तार देती है तो समझें कि भैंस गर्मी में है। यदि डोका लंबे समय तक बना रहता है तो डॉक्टर द्वारा जांच करा लें कि कहीं डिंग ग्रंथि में कोई सिस्ट तो नहीं बना है और इलाज कराएं। हमें यह पता होना चाहिए कि अगर जानवर गर्मी में आता है तो मुख्यतः अगर जानवर सुबह आया है तो उसको शाम को कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहिए। अगर शाम को गर्मी में आया है तो उसको सुबह के टाइम गर्भाधान कराना चाहिए। इसके लिए हम कहते हैं मॉर्निंग इवनिंग रूल। अगर मॉर्निंग में आया है तो शाम को आई कराते हैं और शाम को आया है तो नेक्स्ट मॉर्निंग में आई कराते हैं, जिसके दौरान उस समय ओव्यूलेशन हुआ होता है और जैसे ही स्पर्म पहुंचता है उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जानवर के
गर्भधारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। गर्मी में आने के 12 घंटे तक हम उसमें याई करा सकते हैं या नेचुरल सर्विस करा सकते हैं। इसीलिए कहा गया है मॉर्निंग इवनिंग बहुत ही अच्छा होता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्शन रेट मिलता है और हमारा पशु गर्भधारण करता है और दूध की क्षमता बढ़ती है, जिससे दूध का प्रोडक्शन भी बढ़ता है। भैंस आमतौर पर 24 घंटे गर्मी में रहती है। इस दौरान उसे कभी भी गाभिन कराया जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक सलाह यह दी जाती है कि उसे गर्मी के अंतिम 12 घंटों में कभी भी गाभिन करा लें। कुछ किसान भाइयों की यह सोच है कि भैंस को तब गाभिन कराएं जब वह ठंडी हो जाएगी। गर्मी समाप्त होने पर भैंस को वह अगले दिन लाते हैं। यह सोच बिल्कुल गलत है। इस स्थिति में भैंस के गाभिन होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। आमतौर पर 12 घंटे के अंतराल पर 2 बार गाभिन करवाना लाभप्रद रहता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। भाजपा मां भारती संविधान और राष्ट्र के लिए समर्पित। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी, सुंदरकांड की चौपाई के जरिए दिया देश को संदेश। संसद का बजट सत्र संपन्न। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों के साथ की शिष्टाचार बैठक। पीएम हुए शामिल। दिल्ली में विपक्षी सांसदों ने निकाला मार्च। संसद से विजय चौक तक निकाला गया तिरंगा मार्च। सोनिया गांधी के अलावा कई नेता हुए शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमानजली की 52 फीट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण। बोटाड जिले के सारंगपुर मंदिर में स्थापित है हनुमान जी की प्रतिमा। सलंगपुर हनुमान मंदिर में श्री कष्ट भंजन देव भोजनालय का उद्घाटन किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे प्रदेश के कई किसान भाई बैगन की खेती कर रहे हैं, लेकिन इस फसल से अधिक पैदावार लाने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी है, जैसे कि खरपतवारों का नियंत्रण, सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन तथा पौध संरक्षण के उपाय इत्यादि। तो किसान भाई इन्हीं सब कार्यों को आप कब और किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर भूपेश कुमार वर्मा। आज आपको बैगन की खेती के बारे में बताऊंगा। ये बैगन की फसल लगी है। इसकी डिमांड जो है वो वर्ष भर बनी रहती है और इसको वर्ष भर समय समय पर लगाते रहते हैं। बैगन की फसल को लगाने के 1 महीने बाद उसमें जो खरपतवार आ जाते हैं तो उसको सफाई करना चाहिए। कुशल मजदूरों के द्वारा उसकी निदाई और गुड़ाई कराना चाहिए। और फिर उसके बाद जब भी आपको कचरा दिखे तो उसकी निदाई गुड़ाई करते रहें। सिंचाई जो है वो मौसम के आधार पे, जैसे वर्षा ऋतु है तो उसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मगर जब लंबे समय तक पानी ना गिरे तो फिर सिंचाई करना चाहिए। और फिर जैसे गर्मी है तो उसमें हर हफ्ते सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की। तो आपने नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस पोटाश की पूरी मात्रा खेत में तैयारी के समय दे दी होगी। अब शेष बची नाइट्रोजन की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर पौध रोपाई के बाद 30 से 35 दिन और 50 से 60 दिन तक खड़ी फसल में पौधों की जड़ों के पास डालकर मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, बैगन की फसल में कीट और रोग बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनका समय पर नियंत्रण करते रहें। अगर उसमें फलन की अवस्था में अगर फ्रूट में बोरर लग जाता है, फ्रूट बोरर कहलाता है फल छेदक कीड़ा,
फलों में आप देखेंगे कि वो छेद करके अंदर घुस जाता है और अंदर ही अंदर खाता रहता है उसको। ऊपर से छेद भर दिखता है, अंदर कीड़ा रहता है। जब काटेंगे फल को तो अंदर काला निकलेगा बिल्कुल खाया हुआ उसका, और उसका मेगट रहेगा अंदर। किसान भाइयों, फल और तना छेदक कीट के नियंत्रण के हेतु फसल में 6 से 7 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगाने चाहिए। इसके साथ फसल में लाइट ट्रैप का भी उपयोग करना चाहिए। यदि फसल में नुकसान आर्थिक क्षति स्तर से अधिक है तो आप रासायनिक नियंत्रण के लिए 1 मिलीलीटर इंडोक्साकार्प दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे फल और तना छेदक कीट का नियंत्रण हो जाएगा। भटे में एक रोग आता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। उसमें क्या होता है कि पूरे पौधे में जो पत्तियां हैं वो छोटी छोटी हो जाती हैं, गुच्छे में हो जाती हैं, फूल भी गुच्छे में हो जाते हैं, और वो पौधा जो है वो फलता नहीं है। और ये मुख्यतः ये रोग जो है रैटून फसल पे आता है। अगर आपकी पुरानी फसल लगी है और वो वर्षा ऋतु में ये रोग अधिकतर रहता है, और इस रोग का प्रसारण रस चूसने वाले कीड़ों के द्वारा होता है, तो इसलिए रस चूसने वाले कीड़ों का नियंत्रण करते रहना चाहिए। और अगर ऐसे पौधे लिटिल लीफ वाले पौधे दिखें आपको खेत में तो उनको तत्काल उखाड़ कर और जला दें या बाहर फेंकें। इसके अलावा किसान भाइयों, इस रोग के फैलाव को रोकने के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए और रस चूसक कीटों के जैविक नियंत्रण के लिए फसल में पीले चिपचिपे प्रपंच 10 से 12 प्रति एकड़ की दर से लगाएं और नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहना चाहिए। शुरू से ही उसमें रस चूसक कीट जो है एफिड और जैसिड जो है वो उनका प्रकोप होता है। तो इसके लिए इमिडाक्लोरोपिड है, आधा ml पर लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करते रहना चाहिए। 15 से 20 दिन के अंतराल पे करते रहना चाहिए। जब इसका छिड़काव करते हैं अपन तो फसल को हार्वेस्ट तोड़ने के बाद, फलों को तोड़ने के बाद करें, या अगर कर रहे हैं तो फिर उसके बाद 12 से 15 दिन तक फलों को ना तोड़ें, क्योंकि फल में रेसिडुअल इफ़ेक्ट होने के कारण से जो कंज्यूमर है वो खाएगा फलों को तो उसके स्वास्थ्य के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। तो अगर ये छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो इससे अधिक से अधिक पैदावार मिलेगी आपको। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुजालपुर, जिला मंडला के कृषक मुरलीधर जाटव ने। ये प्याज की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मुरलीधर जाटव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज का सामयिक विषय जो है प्याज की खेती के संबंध में है। मैं इसके संबंध में किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि प्याज की खेती बड़ी लाभदायक है, परंतु इसमें सावधानियां भी बहुत ज़रूरी हैं। अभी जो फसल 22 से 25 दिन की हो गई है, इसमें खरपतवार जरूर आ रहे होंगे, तो हम खरपतवार 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो यांत्रिकीकरण विधि है और दूसरा जो है हम हैंड बीडिंग जिसको बोलते हैं, हाथ से भी हम निकाल सकते हैं। नहीं तो डोरा चला करके खरपतवार बहुत अच्छे तरीके से निकल जाते हैं। उससे 2 फायदे होते हैं डोरा चलाने से। एक तो खरपतवार निकल जाता है और दूसरा जो है मिट्टी थोड़ी सी पलट भी जाती है। जब पौधा बड़ा होने लगता है तो बेसल डोज में हम जो नत्रजन की मात्रा देते हैं, जब हमारा पौधा बड़ा, जैसे अभी स्थिति जो है नत्रजन देने की स्थिति है, जो बची हुई नाइट्रोजन है वो हम यूरिया की मात्रा हमारी जो पौध लगी हुई है उसमें दे सकते हैं। सिंचाई के बारे में जो है ना बहुत सावधानी रखना पड़ती है। इसमें पानी की अधिकता ना हो इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि जो पानी हम दे रहे हैं, अगर ड्रिप है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ड्रिप नहीं है तो नालियों के माध्यम से जो पानी चलता है उसमें हम लोगों को पानी में नमी रखना है, पानी भरना नहीं है। अगर हम पानी भरेंगे तो निश्चित रूप से उसमें विभिन्न प्रकार के रोग जनित होंगे।
किसान भाइयों, मौसम परिवर्तन के चलते प्याज की फसल में कीट और रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसका यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो आपको फसल के उत्पादन में भारी नुकसान हो सकता है। तो कैसे करें इन कीट रोगों की पहचान और रोकथाम, आइए जानते हैं। इसके बाद जो है ना, जब फसल और बड़ी हो जाती है, तब भी हम लोगों को खासकर थ्रिप्स का जो प्रकोप होता है प्याज के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा देखा गया है। इसके बाद में एफिड जैसिड्स तो हमेशा ही रहते हैं, जहाँ थोड़ी सी नमी हुई वहाँ ये अपना शुरू कर देते हैं और जो उसका प्याज का पौधा होता है उसमें छेद करने का काम करते हैं। इससे जो है ना बचने की लिए हमको कार्रवाई करना पड़ती है। हमारा सुझाव ये है कि अगर जैविक रूप से नियंत्रण करना है, हर 15 दिन में 1 लीटर गौमूत्र या 1 लीटर नीम का काढ़ा या नीम ऑयल मिला करके जो स्प्रेयर आता है उसमें भर के और हम अपनी फसल के ऊपर छिड़काव करेंगे। हर 15 दिन में अगर हम ये काम करते रहें तो कोई कीड़ा बीमारी हमारी फसल पे नहीं आएगा और पूर्ण रूप से हमारी प्याज जो है ना जैविक नियंत्रण के कंट्रोल में रहेगी। अगर इंसेक्ट पेस्ट का असर होता है तो इंसेक्टिसाइड जो हमारे रहते हैं उनका हम उपयोग कर सकते हैं। 2 से 3% दवाई हम मिलाते हैं और उसका स्प्रे हम स्प्रेयर के माध्यम से करते हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है रोगों की। तो इस समय प्याज की फसल पर झुलसा रोग का प्रकोप दिखाई दे रहा है। यह रोग पहले पत्तियों और डंठलों पर छोटे छोटे सफेद और हल्के पीले धब्बों में आता है। रोग का प्रकोप बढ़ने पर बड़े भूरे रंग के धब्बों में ये बदल जाता है, जिसके कारण फसल की पत्तियां सूख जाती हैं और कंदों का विकास नहीं हो पाता है। इसके नियंत्रण हेतु स्वस्थ एवं रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का चुनाव करें, खेत में फसल चक्र अपनाएं तथा खड़ी फसल में रासायनिक नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें, जिससे इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और प्याज निकालने के बाद प्याज को थोड़ा सा सुखाना भी जरूरी है। टोकनियों में हम लोगों को जब कांदा निकालते हैं तो जमीन पे ऐसे नहीं फैलाने चाहिए। हम लोगों को टोकनियों में, जो बांस की टोकनियां हैं, इसमें एकत्रित करके उसके बाद में जो है ना इसका भंडारण सुनिश्चित करना चाहिए। और अब देखते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों में क्या रहा है प्रमुख फसलों का दाम। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।